बैलेंस मान थ्योरी शुरू कर रहा है। बैलेंस मान थ्योरी स्टार्ट में कहते हैं मूवी। बैलेंस मान थ्योरी यहाँ पर इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था लुईस कॉन्सेप्ट। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था लुईस कॉन्सेप्ट। तो लुईस कॉन्सेप्ट में हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड पढ़े थे। कोवेलेंट बॉन्ड ये एक लुईस कॉन्सेप्ट कुछ पॉइंट को एक्सप्लेन नहीं करता, जैसे हाउ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म, हाउ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म। जैसे हमने कल कहा था बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ाएंगे, आ जाए वीवीटी लिख दिए, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी लिख दिए। क्यों पढ़ाएंगे, क्यों पढ़ेंगे, हम क्यों पढ़ाएंगे या आप क्यों पढ़ेंगे, बात है ना। क्यों, जैसे कुछ प्रकार है क्लास सीधे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं। तो जो लुईस कॉन्सेप्ट था वो कुछ बिंदुओं को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। 4-5 पॉइंट थे, जैसे हाउ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म, कोवेलेंट बॉन्ड बनते कैसे हैं, बताएगा कोवेलेंट बॉन्ड बनते कैसे हैं, ठीक है, ये एक्सप्लेन नहीं हुआ। अभी आप कहेंगे कि जो बॉन्ड शेयरिंग से इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनते हैं कोवेलेंट बॉन्ड है, तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं ये बता रहे हो, कैसे बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन के म्यूचुअल शेयरिंग से बनते हैं तो क्या कहते हो, कोवेलेंट बॉन्ड। हम पूछ रहे बनते कैसे, ये पॉइंट एक्सप्लेन नहीं हुआ। एक पॉइंट, कोवेलेंट बॉन्ड का नेचर क्या है, ये एक्सप्लेन नहीं हुआ। अभी तक जो पढ़े हैं इसमें ये 5 पॉइंट है, 2 भी भूले। तीसरा, डिफरेंट कोवेलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ डिफरेंट क्यों होती है। भाई अगर कोवेलेंट बॉन्ड है, सारे कोवेलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ सेम होनी चाहिए, अलग अलग होती है, क्यों होती है। चौथा, डिफरेंट कोवेलेंट बॉन्ड के बनने पर डिफरेंट एनर्जी निकलती है, क्यों निकलती है। डिफरेंट कोवेलेंट बॉन्ड की बनने पर डिफरेंट एनर्जी निकलती है, क्यों निकलती है, कितने पॉइंट। अच्छा, और कंपाउंड जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड है उनके शेप अलग अलग क्यों होते हैं। जब सभी कोवेलेंट बॉन्ड रख रहे हैं तो उनके शेप सेम होते हैं, लेकिन अलग अलग क्यों होते हैं। ये पॉइंट एक्सप्लेन अभी तक नहीं हुए। तो चूंकि ये पॉइंट अभी तक जितना हम लोग पढ़े उससे कहीं पर एक्सप्लेन नहीं हो रहे हैं, इसलिए 2 थ्योरी रिप्रेजेंट की गई, एक बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, दूसरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो लिख लेंगे, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी सीधे नहीं आ रहे हैं, अभी लिखेंगे फॉलोइंग पॉइंट्स आर नॉट एक्सप्लेन, फॉलोइंग पॉइंट्स आर नॉट एक्सप्लेन basis of Lewis concept. लुईस कॉन्सेप्ट के बेस पर कौन से पॉइंट एक्सप्लेन नहीं हो रहे। पहला, हाउ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, हाउ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड। दूसरा, व्हाट इज नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड।
y different amount of energy is released on formation of different covalent bonds. Y strength of different covalent bonds is different. और लास्ट है Y shape of compound of different compound. Having covalent bond is different. Y strength of Y shape of different compound having covalent bond is different. तो different compound जो कोवैलेंट बॉन्ड रखते हैं उनका शेप डिफरेंट है, ऐसा क्यों है? ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो एक्सप्लेन करने के लिए लोग यूज करते हैं किसको, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो लिखेंगे इसको थोड़ा ऊपर कर देंगे। On the basis of valence bond theory and molecular orbital theory. Above points are explained on the basis of valence bond theory and molecular orbital theory. Above points are explained on the basis of valence bond theory and molecular orbital theory. हो गया? हो गया? अब आप फिर करेंगे valence bond theory. Proposed by Hitler and London. Extended by Pauling and Slater. Extended by Pauling and Slater. Represented by Leah, proposed by Hitler and London, extended by Pauling and Slater. Main points are as follows.
पहला कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड by overlap of half-filled orbital of valence shell. Half-filled orbital of valence shell having electron of opposite spin. अच्छा, अब ये बताओ कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? एक पॉइंट एक्सप्लेन हो गया कैसे, बाय ओवरलैपिंग ऑफ half-filled orbital of valence shell. ध्यान रखना, ये जैसे एक एटम है ए, इसका ये वैलेंस शेल का half-filled orbital है, एक दूसरा एटम है बी। अभी ध्यान दो, half-filled orbital तो है लेकिन दोनों के इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए। और ये तो अब एक पॉइंट एक्सप्लेन हो गया, क्या भैया, कि कोवैलेंट बॉन्ड बनता कैसे हो गया। हाँ, ओवरलैपिंग पहले सुनो, तभी पॉसिबल होगी जब ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन प्रॉपर, जैसे लोग हाथ मिलाते हैं, जैसे हाथ बढ़ाए हैं, अब हम इधर हाथ बढ़ा के खड़े हैं, आप इधर हाथ बढ़ा के खड़े हो, तो दोनों हाथ मिला पाएंगे? नहीं, क्यों नहीं मिला पाएंगे? आप तो मिला लेते हैं, क्योंकि दोनों के जो हैंड्स हैं उनका ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है, ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है। तो ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग तभी होगी जब उनका ओरिएंटेशन प्रॉपर होगा। ऐसा नहीं बस half-filled orbital ओवरलैपिंग हो जाए, जरूरी है। ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल अगर only when they are properly oriented. They are properly oriented. इधर होगा कि भैया बताओ, यहाँ ओवरलैपिंग करा दें? half-filled orbital है, इलेक्ट्रॉन की स्पिन अपोजिट है, ओवरलैपिंग करा दिया जाए? नहीं, क्यों? प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है, तो नो ओवरलैपिंग। नो ओवरलैपिंग। अच्छा, थोड़ा ऊपर चलेगा? यहाँ पर ध्यान रखना, अब एक पॉइंट लाइन में लिखा है, बस उसे समझा दे रहे हैं, ध्यान दो। ये जैसे यहाँ पर एक एटम ए है और दूसरा आइटम यहाँ पर क्या है, बी। ये आइटम है तो यहाँ पर इसका कोई न्यूक्लियस भी होगा या नहीं होगा? ये आइटम ए का न्यूक्लियस मान लिया जाए, ये आइटम बी का न्यूक्लियस मान लिया जाए। न्यूक्लियस में चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव। इस पॉजिटिव चार्ज के बीच में क्या दिख रहा है? नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में होता क्या है? कौन सा अट्रैक्शन? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव है, इस पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाएगा। तो इसका मतलब जो कोवैलेंट बॉन्ड है इसका नेचर क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक होगा। अगर आपसे दूसरा पॉइंट था ना, व्हाट इज नेचर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर। तो लिखा नहीं है, बस समझा दिए, बस यहाँ पे ऐसे लिख रहे हैं, यहाँ पर ऐसा सीधे थर्ड पॉइंट लिख रहे हैं, कोवैलेंट बॉन्ड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर। वही जो आपको भी समझाया
के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पाया जाता है। तो अगर कहा जाए कोवैलेंट बॉन्ड का नेचर क्या होगा तो आप क्या बोलना चाह रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक। 2 पॉइंट एक्सप्लेन हो गए कि कोवैलेंट बॉन्ड बनता कैसे है और दूसरा कोवैलेंट बॉन्ड का नेचर क्या है। ये 2 पॉइंट एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा ध्यान दो, अगर ऐसे हाथ बढ़ाए हैं, आप भी बढ़ाए हो, हाथ मिलाने का 2 तरीका है या कई तरीके से मिलाते हैं। बस ऐसे हाथ छू गया, मिल गया, ये भी हाथ मिला। दूसरा थोड़ा और बढ़ा, तीसरा बढ़िया से ओवरलैपिंग हुई। किस दशा में लगता है कि दोस्ती अच्छी है? बस छू गया, प्रॉपर ओवरलैपिंग हुई ना। तो जितनी अच्छी दोस्ती होती है उतना बढ़िया हैंड शेकिंग होती है। तो ये सेम चीज़ है कि अच्छा हाथ उतना मजबूत नहीं होगा पकड़ने पर। तो जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी, अगर आर्बिटल की ओवरलैपिंग थोड़ी सी हुई, इसका मतलब कि एनर्जी कम निकलेगी। और बॉन्ड की यहाँ पर 2 पॉइंट एक साथ एक्सप्लेन हो रहे हैं। एनर्जी कम निकलेगी और बॉन्ड की स्ट्रेंथ भी वहाँ पर क्या होगी? कम होगी। एनर्जी जितना ज़्यादा निकलेगी, बॉन्ड की स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा होगी। तो एनर्जी ज़्यादा कम निकलेगी जब ओवरलैपिंग ज़्यादा हो। तो more will be overlapping, more amount of energy will be released and more will be strength of bond. तो यहाँ पर हम अगर ज़्यादा लैंग्वेज नहीं यूज करना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा शार्ट में लिख सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना, ये 4th पॉइंट हो जाएगा, शार्ट में लिख सकते हैं। तो ध्यान दो, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग मतलब एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग मतलब ओवरलैपिंग की मात्रा कितना है। ये ज़्यादा क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा अमाउंट ऑफ एनर्जी, बोलो भैया, रिलीज, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा बॉन्ड स्ट्रेंथ। ये 2 पॉइंट एक साथ एक्सप्लेन हो गए। अब जैसे आपसे कोई कहे कि डिफरेंट कोवैलेंट बॉन्ड बनने पर डिफरेंट एनर्जी क्यों रिलीज होती है, आपका आंसर होगा कि वहाँ पर डिफरेंट ओवरलैपिंग होती है, ओवरलैपिंग सेम नहीं होती है। डिफरेंट स्ट्रेंथ क्यों है? सेम है सर कि वहाँ पर ओवरलैपिंग डिफरेंट है। तो जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी, उतना ज़्यादा उसकी क्या होगी? स्ट्रेंथ। अब इतना कर, तो यहाँ तक हम लोग अभी आपने पढ़ा कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है हिटलर और लंदन ने प्रपोज किया था, जिसका विस्तार किया था पालिंग और स्लेटर ने। तो ये हिटलर और लंदन का पार्ट है। इसके बाद पालिंग और स्लेटर बोले, अभी हम लोग पहली लाइन क्या लिखे थे कि बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड बाय ओवरलैप ऑफ हाफ फिल्ड ऑर्बिटल। उन्होंने कहा था कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल के ही द्वारा ओवरलैपिंग होगी तो बॉन्ड बनेगा। इसका मतलब कि अगर कहीं पर ऑर्बिटल फील्ड है तो बॉन्ड नहीं बना पाएगा। पहले समझ लेना, इसको रिमूव करना है, पहले समझिएगा फिर आगे इसको लिखाएंगे। अभी लिखाने में समझा रहे हैं। फास्फोरस है, कुल कितने इलेक्ट्रॉन होता है? 15। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा बेटा? 2, 8 and 5। अगर ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन लिखा जाए 3s2, 3p3 और 3d0। अब यहाँ पर ये बैलेंस सेल था लास्ट वाला, अब इस बैलेंस सेल में ये p सब सेल हो गया। p सब सेल में कितने हाफ फिल्ड हैं? 3। और ये d में कितने हैं? 0, कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं। तो फास्फोरस के बैलेंस सेल में कितने ऑर्बिटल हैं जो हाफ फिल्ड हैं? 3। इसका मतलब फास्फोरस को कितने कोवैलेंट बॉन्ड बनाना चाहिए? 3। बनाता कितना है? 3 बनाता है, कभी कभी 5 बनाता है, कभी कभी 3 बनाता है। भाई PCl5 पे कितना बना रहा है? 5 बना रहा है ना। तो अगर 5 बना रहा है इसका मतलब 5 ऑर्बिटल ओवरलैप किए होंगे और हैं 3 ही हाफ फिल्ड। तो पालिंग और स्लेटर ने क्या पालिंग और स्लेटर ने क्या बताया कि बैलेंस सेल का फील्ड ऑर्बिटल भी ओवरलैपिंग में भाग ले सकता है अगर वो अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी वैकेंट ऑर्बिटल को ट्रांसफर कर सके। जैसे अब यहाँ पर ध्यान देना, इधर अभी 3 देख रहे हो ना,
अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हम Cl ले रहे हैं, Cl हो गया, ये एक Cl हो गया, ये एक Cl हो गया, यहाँ पर ये Cl का ये हाफ फील्ड आर्बिटल ओवरलैप किया, अगले Cl का हाफ फील्ड ओवरलैप किया, अगले Cl का हाफ फील्ड ओवरलैप किया। आपको कई बार बताएं, फिर बता रहे हैं कि जब भी कोई चीज जुड़ता है तो एनर्जी निकलती है। यहाँ पर Cl जुड़ा, एनर्जी निकली और उस एनर्जी से ये 3s वाला इलेक्ट्रॉन है ये अनपेयर्ड हो जाएगा, मतलब यहाँ पर अब ये दशा हो जाएगी इसकी, ये यहाँ पर ये अनपेयर्ड हो गया। ये तो पेयर्ड है, ये बीच वाले क्या हैं, ये तो पहले से पेयर्ड हो चुके हैं। लेकिन पहले क्या पेयर्ड थे? पहले थे पेयर्ड नहीं, पहले तो ये अनपेयर्ड थे ना। अब ये भी मतलब ये फील्ड आर्बिटल था, अब ये भी अपना इलेक्ट्रॉन क्या किया, वैकेंट आर्बिटल को ट्रांसफर कर दिया, तो बॉन्ड तो हाफ फील्ड आर्बिटल के ओवरलैपिंग से ही होगी। फील्ड आर्बिटल के ओवरलैपिंग से कोवलेंट बॉन्ड नहीं बन रहा है। लेकिन जो हम लोग कहते हैं कि हाफ फील्ड आर्बिटल ही ओवरलैपिंग में भाग लेगा, तो ये जान लो कि फील्ड आर्बिटल भी ओवरलैपिंग में भाग ले सकता है, बस शर्त होनी चाहिए तो अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी वैकेंट आर्बिटल को ट्रांसफर कर सके। तो अब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर चुका है, तो यहाँ पर ये जो है ये भी क्या कर सकता है, ये भी क्या कर सकता है भैया, ओवरलैपिंग में भाग ले सकता है। बात में ना, तो यहाँ पर अगर ध्यान दिया जाए, वहाँ पर यहाँ पर एक Cl ये हाफ फील्ड आर्बिटल है। अब यहाँ पर क्या हो गया, PCl3 बन गया और यहाँ पर क्या बन गया, PCl5 बन गया। तो ये अच्छा, अब यहाँ पर फास्फोरस की वैलेंसी पूछा जाए तो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं, 3। यहाँ पर कितने शेयर किए, 5। तो वैलेंसी बढ़ गई, मतलब एक्सटेंडेड वैलेंसी है। देखो वैलेंस, अगला पॉइंट, वैलेंस सॉरी फील्ड आर्बिटल ऑफ वैलेंस सेल, फील्ड आर्बिटल ऑफ वैलेंस सेल में आल्सो take part in overlapping if it can transfer its one electron in vacant orbital. This point explains tetravalency of carbon, pentavalency of phosphorus, tetra and hexavalency of sulfur. यहाँ पर क्या, जैसे पेंटावैलेंसी वैसे कार्बन का बनाएंगे, सल्फर का, ऐसे ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। Tetravalency of carbon, pentavalency of phosphorus, tetra and hexavalency of sulfur. रिमूव किया जाए क्या इसको? यहाँ से हम बात करेंगे इसको सिग्मा और पाई बॉन्ड की। अभी जो ओवरलैपिंग की बात किया गया था कि प्रॉपर्ली ओरिएंटेड होंगे तभी क्या
क्या होंगे, ओवरलैप करेंगे, अदरवाइज ओवरलैप नहीं करेंगे। यहीं से कॉन्सेप्ट शुरू होता है किसका, सिग्मा और पाई मान का। तो वो कहानी में लिखा है सीधे सिग्मा और पाई मान क्या है। पहला फार बाय ओवरलैप ऑफ yes yes orbital yes p orbital are axial overlap। ध्यान है ना, ये जैसे ये ध्यान दो, ये इसकी एक्सिस है, ये क्या है, और ये इसकी साइड है। एक्सिस है, ये पेन है, मान लो कि ये इसका जो टर्मिनल पॉइंट है ये एक्सिस है, ये इसका एंड पॉइंट भी है, खत्म हो गया, ये इसका हेड भी है। तो जब ऐसे ओवरलैप करेगा तो इसको हम कहेंगे एक्सियल ओवरलैप। क्या कहेंगे, एक्सियल ओवरलैप। या इसका हेड और इसका हेड ओवरलैप कर रहा है, हेड ऑन ओवरलैप, या इसी को एंड ऑन ओवरलैप कहेंगे। तो सिग्मा बांड कैसे बनेगा भैया, तो यहाँ पर ध्यान रखना, एक्सियल ओवरलैप आर एंड ऑन ओवरलैप आर साइड, सॉरी और क्या बोलते हैं, हेड ऑन ओवरलैप। आप पी आगे ठीक है। ये तीन वर्ड यहाँ पर यूज करेंगे, कई बार एक्सियल ओवरलैप लिखा होगा, कई बार एंड ऑन लिखा होगा, कई बार हेड ऑन लिखा होगा। यहाँ पर फार बाय ओवरलैप ऑफ, सॉरी गलत लिखा है, ओवरलैप नहीं, ये ओवरलैप नहीं, इसको कहेंगे साइड वाइज और लैटरल ओवरलैप ऑफ पी ऑर्बिटल। फार वाइज, साइड वाइज, ध्यान दो, जैसे भी आपको समझाया गया कि ये हेड है, ध्यान दो बेटा, ये हेड है, तो ये थोड़ा सा ओवरलैप करा सकते हो, ज़्यादा करा सकते हो, और ज़्यादा करा सकते हो, बहुत ज़्यादा करा सकते हो। लेकिन ये साइड है, इसका ये साइड है, तो साइड में जब ओवरलैप करेगा तो कितना मोटा है, जो एक बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी, बहुत हल्का भाई। ऐसे मेज है, ये ऐसे हेड ऑन ओवरलैपिंग करना तो पूरा ऐसे रख दो, पूरी मेज आ गई। और हेड ऑन मतलब साइड वाइज करना है तो एक मेज का ऐसे थोड़ा सा होगा, थोड़ा सा और बढ़ा दिए, थोड़ा और बढ़ा दिए, है ना। तो साइड जो ओवरलैपिंग होगी वो तो बहुत ज़्यादा ओवरलैपिंग होगी नहीं, लेकिन हेड ऑन जो ओवरलैपिंग हो तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा ओवरलैपिंग। चलो अभी उसे चर्चा करते हैं। यहाँ पर तो यहाँ पर ध्यान दे रहे हैं हम लोग, यहाँ पर ये एस ओ आर्टिकल है, ये एस है, ये एस पी है और ये पी पी।
यहाँ पर ओवरलैपिंग ज़्यादा होगी, इससे ज़्यादा एनर्जी निकलेगी, इससे बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा। यहाँ पर लेस ओवरलैपिंग, so less energy release, and bond increase. यहाँ पर ओवरलैपिंग कम होगी बेटा, यहाँ इसलिए कम एनर्जी रिलीज होगी और क्या होगा, बॉन्ड क्या होगा बेटा, वीक हो जाएगा। ये ध्यान देना भैया, ये ध्यान दो, इधर ये एक्सिस मान लिया जाए, ये एक्सिस मान लिया जाए, ये एक्सिस मान लिया जाए, तो एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन का दोनों तरफ, एक तरफ है अनसिमेट्रिकल है, एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन का क्या है, दोनों तरफ है, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड is symmetrical on axis, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड अनसिमेट्रिकल, on axis, इलेक्ट्रॉन क्लाउड अनसिमेट्रिकल, इलेक्ट्रॉन क्लाउड अनसिमेट्रिकल, इसको रिमूव कर देंगे क्या करो, सिग्मा पाई जो भी पॉइंट होगा फॉर्म इंडिपेंडेंटली, फॉर्म आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड, यहाँ पर ध्यान देना बेटा, ध्यान दो, सॉरी सिग्मा बॉन्ड, फॉर्म आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ध्यान दो बेटा, एक्सेप्शन है और वो एक्सेप्शन याद रखना है। अभी कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले मिलता है, नीट में पूछा गया था, C2 यहाँ पर केवल पाई बॉन्ड है, सिग्मा है नहीं, C2 में 2 बॉन्ड है, दोनों पाई है, B2 में 1 बॉन्ड है, अकेला पाई है, ठीक है। यहाँ पर 2 बॉन्ड, बोथ पाई, 1 बॉन्ड पाई, एक ही बात है जो पाई है। कैसे, अगर आप पूछो कैसे, अभी हम नहीं बताएंगे, ये मोटी मॉलिक्यूलर एटॉम थ्योरी पढ़ाएंगे तो वहाँ पर समझाएंगे, मॉलिक्यूलर एटॉम थ्योरी पढ़ाएंगे तो वहाँ पर समझाएंगे कि कैसे एक बॉन्ड है वही पाई है, और कैसे यहाँ पर 2 बॉन्ड हैं दोनों पाई है। तो यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम जानते हैं कि पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड के बाद बनता है, लेकिन आपके पास 2 स्पीशीज ऐसे हैं जिसमें सिग्मा बॉन्ड ही नहीं है, पाई बॉन्ड ही है, तो ये हो गया। तो यहाँ पर एक लाइन हम देख सकते हैं, i.e. सिंगल बॉन्ड के कॉमन पॉइंट है,
in between two atoms. Then it is sigma. If more than one bond is present, then one is sigma and other are pi. यहाँ पर नाइट्रोजन है, ये क्या है? सिग्मा। नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है, यहाँ पर एक सिग्मा है और क्या रहेगा? 2 पाई। एक सिग्मा है और क्या होगा? 2 पाई। तो किसी भी एटम के बीच में अकेला बॉन्ड है तो क्या होगा? सिग्मा होगा। एक से ज्यादा जितने होंगे उसमें एक सिग्मा होगा, बाकी क्या होगा? पाई होगा। ठीक है, बस यही 2 स्पेसीज हैं आपके पास। कौन कौन से है? C2 और B2, इनको आप जरूर याद रखिएगा। लिख चुके हैं यहाँ तक? रिमूव करें भैया? रिमूव करना है तो यहाँ पर ध्यान देना। अब हम थोड़ा सा एक और पॉइंट बताने चल रहे हैं। अभी आपने बताया कि सिग्मा बॉन्ड इंडिपेंडेंटली बनेगा, मतलब अकेला बन सकता है, लेकिन पाई बॉन्ड जो है सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद बनता है। यहाँ पर ध्यान दो, ये किसी भी एटम के बीच में, ये ध्यान दो, मान लो ये दोनों कार्बन है, ये एक बॉन्ड है, ये सिग्मा है। अब यहाँ पर एक कार्बन से मान लो हाइड्रोजन जुड़े हैं, हाइड्रोजन जुड़े हैं। अब इनको आप रोटेट करना चाह रहे हो, ये बॉन्ड जो एक्सिस कहलाएगा। अब ऐसे आप रोटेट करना चाहो तो पूरा ये हाथ में जुड़ा हुआ तो रोटेट कर देता है, बात में ना। तो जो सिग्मा बॉन्ड है ये एटम के फ्री रोटेशन को अलाउ करता है, लेकिन इसके बाद जो बॉन्ड बना वो अगला बॉन्ड क्या हो गया? पाई। तो एक तो आपका सिग्मा था, दूसरा क्या हो गया भैया? पाई हो गया। अब रोटेट करो तो रोटेट होगा। इसके बाद ये तो सिग्मा बॉन्ड जो है फ्री रोटेशन को अलाउ करता है, जबकि पाई बॉन्ड रोटेशन को अलाउ नहीं करता। तो सिग्मा बॉन्ड रिमूव कर दें इसको। सिग्मा बॉन्ड allow free rotation of atom around the axis. Pi bond does not allow free rotation of atom. Represent geometry. सिग्मा बॉन्ड ज्योमेट्री डिसाइड करेगा। ध्यान दो बेटा, ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है। कितने सिग्मा बॉन्ड हैं? 2। कैसा दिख रहा है? लीनियर। कैसा दिख रहा है? यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 2। पाई कितने हैं? 0। अब यहाँ पर भैया सिग्मा कितने हैं और पाई कितने हैं? सिग्मा 2, पाई कितने हैं? अब क्या है? अभी भी लीनियर है कि कुछ और हो गया? मतलब सिग्मा बॉन्ड पाई नहीं था तो लीनियर था। देख लो, एक लाइन जैसा है ना भाई, पतली लाइन थी, मोटी लाइन हो गई, बस एक लोग। तो जब पाई बॉन्ड नहीं था तब भी लीनियर था, और पाई बॉन्ड है तब भी लीनियर। इसका मतलब पाई बॉन्ड रहे या ना रहे, ज्योमेट्री पर कोई फर्क नहीं।
दिखाया गया है सिग्मा बॉन्ड रिपीटेड ज्योमेट्री, वाई पाई बॉन्ड डज नॉट, पाई बॉन्ड डज नॉट, समझ जाएगा ना, मतलब ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो सिग्मा बॉन्ड ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट करेगा, पाई बॉन्ड रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ठीक है। अगला एक पॉइंट है कि जो सिग्मा बॉन्ड है ये हाइब्रिड और अनहाइब्रिड दोनों टाइप के ऑर्बिटल के ओवरलैप से बनेगा, जबकि पाई केवल अनहाइब्रिड के ओवरलैप से बनेगा। तो लिख देगा सिग्मा बॉन्ड फॉर पाई ओवरलैप ऑफ बोथ hybrid and unhybrid hybrid. Formed by overlap of only unhybrid hybrid. बार बार ओवरलैप ऑफ ओनली अनहाइब्रिड आर्बिटल। ध्यान रखना बेटा, जब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हैं तो ध्यान रखिएगा, इसलिए पाई बॉन्ड को कभी कंसीडर नहीं करते, पाई बॉन्ड को कंसीडर ही नहीं करते। इसका मतलब क्यों नहीं करते? क्योंकि पाई बॉन्ड हाइब्रिड आर्बिटल के ओवरलैपिंग से बनता ही नहीं। इसका मतलब सिग्मा बॉन्ड जितना है उतना हाइब्रिड आर्बिटल होगा, या कई बार आर्बिटल लोन पे लेते हैं उस पर चर्चा की। तो सिग्मा पाई बॉन्ड का डिफरेंस हम लोग चर्चा हो रही थी, इसको आगे बढ़ा रहे हैं। अब चलो एग्जाम्पल देखते हैं, और यहाँ पर बहुत सारी और बातों पे चर्चा होती है। यहाँ पर ध्यान देना बेटा, CH4 तो सबसे सरल एग्जाम्पल है। H कितना बॉन्ड बनाता है? H एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, तो H तो एक ही बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पर कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए? सिग्मा कितने हो गए? पाई कितना हो गया? इसका मतलब जितना H है उतना सिग्मा तो होगा, बाकी आगे देखा जाएगा। तो जैसे CH4 है तो यहाँ पर इसको इस तरह से लिख के बताया 4 सिग्मा जरूर थोड़ा कैसे लिखे, और यहाँ पर बताओ कितने सिग्मा है? 3H 3 6 और 1 के भी तो है, तो सिग्मा कितना हो गया बेटा? 7। पाई कितना हो गया? 0। यहाँ पर बताओ CH2 डबल बॉन्ड CH2 कितने H हो गए? 5 4 H और 1 2 बॉन्ड है ना यहाँ पर, तो इसमें एक और हो गया, तो सिग्मा कितना? पाई 1 पाई 1। यहाँ पर बेटा सिग्मा 1 2 3 पाई 2। यहाँ पर सिग्मा 2 पाई 2। ध्यान देना, जैसे आपको लग रहा होगा कि तो बहुत आसान सा एग्जाम्पल बताया, आसान नहीं, चीजें देखो। C और N है ना, तो ऐसे जब आपसे पूछा जाएगा सिग्मा बॉन्ड, तो C और N ऐसे ढूंढ करके जैसे बनाया ऐसे थोड़े बना होगा, वो तो पास होगा। तो आपको खुद जाना है कि C और N के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं? 3, तो जिसमें एक सिग्मा और 2 क्या होंगे? पाई। ये जान लो, HCOH सिग्मा 3 पाई 1। CH2CH C triple bond CH सिग्मा
3 भाई फिर से क्लोरोफिल में जाओ, 2 हाइड्रोजन है, 1 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 C6H5। अब ये ध्यान दो, CCN होल फूड, इसको टेट्रासाइनोमेथेन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? टेट्रासाइनोमेथेन। तो क्या हो जाएगा? ये कितने CN हुए C से? 4। कितने CN? 4। अब आप बताओ, अब अभी अभी जैसा बताया गया कि C और N के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं? 3 होते हैं ना। तो यहाँ पर ये 4 सिग्मा तो हो ही गया, 1 2 3 4 सिग्मा, और इनके बीच में भी तो एक सिग्मा है, तो मतलब एक सिग्मा यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, कितने सिग्मा हो गए? ऐसे एक्सपेंड करके बताएं या समझ जाओगे? ये ध्यान दो, AC और M, AC यहाँ पर M, ये बताया गया ना। अब ऐसे ही लो, ऐसे नहीं समझ आ रहा तो सिग्मा कितना, R I कितना। कई बार फार्मूला देखेंगे और कई बार नाम से, जैसे हमने कहा टेट्रासाइनोमेथेन। अच्छा क्या गिना आपने? सिग्मा पाई रेशियो अगर पूछ लेता क्या होता होगा? 8:1 या 1:, ऐसे भी पूछ सकता है। भाई बात है टेट्रासाइनोएथिलीन, टेट्रासाइनोएथिलीन यहाँ पर ANC, ये C डबल बॉन्ड C होता तो उसको एथिलीन बोलते हैं। C डबल बॉन्ड C को क्या बोलते हैं? एथिलीन। सिग्मा पाई कितना? सिग्मा पाई सिग्मा 9 पाई 9 तो सिग्मा पाई रेशियो 1:1। इसको कहते हैं बेंजीन। गिन लेंगे भैया? भाई एक कार्बन, कितने कार्बन हैं? ये 6 H हो गए तो 6 हो ही गया। उसके बाद यहाँ सिग्मा शुरू करो, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा 5 सिग्मा 6 सिग्मा। पाई कितना? तो सिग्मा पाई रेशियो 12:3, 4:रेशियो। ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं। P2O5 सॉरी P4O10, P4O10, P4O10। अब ध्यान रखिएगा, कल आपको बताया गया था, जो बच्चे थे वो जान रहे हैं कि फास्फोरस के कंपाउंड में अगर ऑक्सीजन है, दिखाई दे ना, तो प्रत्येक ऑक्सीजन फास्फोरस से एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ेगा। तो कितने फास्फोरस हैं? 4। और फास्फोरस के जो ऑक्साइड होते हैं वो साइक्लिक होते हैं। फास्फोरस के और सल्फर के ऑक्साइड क्या होते हैं? सल्फ क्या है कि एक से ज्यादा फास्फोरस या ऑक्सीजन सल्फर हो। अगर कंपाउंड, अब जैसे SO3 है तो SO3 साइक्लिक तो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि सल्फर अकेला है।
सल्फर, ठीक है। तो अगर एक से ज्यादा सेंट्रल एटम होंगे तो सल्फर और फास्फोरस के ऑक्साइड क्या होंगे, साइक्लिक होंगे। आप लिख लीजिएगा अपने साथ कि ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड फास्फोरस इज साइक्लिक बट सेंट्रल एटम शुड बी मोर देन 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब तो ये पता हो गया कि ये साइक्लिक बनेगा, बनाया जाए। आपको ये भी पता है कि जितने भी फास्फोरस हैं सबसे ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ेगा, जोड़ दिया जाए। कितने ऑक्सीजन बचते हैं अभी, कितने बचते हैं भैया, और एक और अब बताओ सिग्मा कितने हैं, एक फास्फोरस 1 2 3, एक फास्फोरस में लोग कितने हैं, 16। तो सिग्मा पाई 4, POP1 POP1 6, एक POP1 पूछता है, एक POP यहाँ शुरू हुआ है, 2 POP 3 POP 4 POP 5 POP 6 POP। एक फास्फोरस से कितना ऑक्सीजन जुड़ा है ये पूछ लिया था, एक फास्फोरस से कितना ऑक्सीजन जुड़ा है, तो 4 ऑक्सीजन from 1 phosphorus। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सिग्मा पाई बॉन्ड। इससे एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं कि जो पाई बॉन्ड है वो कैसा है। अभी आपको बताया था PP आर्बिटल के ओवरलैप से बनता है, हमेशा वो PP आर्बिटल के ओवरलैप से नहीं बनता है, कई बार P और D आर्बिटल के ओवरलैप से बनता है, कई बार P और D आर्बिटल के ओवरलैप से बनता है, ठीक है। तो ये अगर आपसे पूछ लिया है कि ये पाई बॉन्ड कैसा है तो आप कहेंगे P पाई D पाई, क्या कहेंगे, P पाई D पाई, ठीक है। अभी बताएंगे, रटना नहीं, रटना कहीं नहीं, रटना कहीं नहीं है। तो कैसे आप जानेंगे P पाई है या P पाई D पाई, ये कैसे हम जानेंगे, कभी उसकी चर्चा आगे करेंगे। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन और फास्फोरस का क्या है, कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4, तो 4 है, इसका मतलब 4 आते हैं, 4 सिग्मा बन गए, 4 सिग्मा बन गए, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, ठीक है। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे सर ने कैसे बता दिया P पाई D पाई है, P आर्बिटल कितने होते हैं, 3 होते हैं ना, तीनों तो हाइब्रिडाइजेशन में भाग ले लिया, तो पाई बॉन्ड बनाने के एक भी P आर्बिटल बचा। फास्फोरस के पास कितने आर्बिटल थे, इधर हम दो अभी जो डायग्राम PCl फाइल का बनाया गया था, फिर थोड़ा रखना नहीं होता, समझना है। अभी जब फास्फोरस का ये PCl फाइल बनाया गया था यहाँ पर, तो ऐसे लिखा गया था ना कि 8 और यहाँ पर क्या था 5, तो 2s 3s2 3p3 3d0 ऐसे लिखा गया था। तो बाद में यहाँ पर क्या कहा गया कि ये आर्बिटल जो है ओवरलैप कर जाएगा,
मतलब ये इसका यहाँ पर ये एक अनपेड टर्म है, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर पेड़ हो जाएगा। अब बताओ ये अभी हाइब्रिडेशन आगे बढ़ाने चल रहे हैं, इसके बाद समझो थोड़ा सा। यहाँ पर एक एस और ये 3 पी हाइब्रिडेशन क्या हो गया है, sp3 होता है ना। इसका मतलब ये जो एस आर्टिकल था, ये यहाँ पर ये एस आर्टिकल और ये पी आर्टिकल तीनों ये तो हाइब्रिडेशन में भाग ले लिए। तो पाई बॉन्ड बनाने के लिए कोई भी पी आर्टिकल फ्री है नहीं, तो पाई बॉन्ड इसका कौन सा आर्टिकल बना रहा होगा, कौन सा बना रहा होगा, कौन सा बना रहा होगा, पी आर। और यहाँ पर इधर हमने क्या कहा, पी पाई, यहाँ पर पी पाई डी पाई कहा। ऑक्सीजन के पास डी होता है नहीं, होता है, ऑक्सीजन के पास डी आर्टिकल होता है नहीं। तो इसका मतलब वो जब पाई बॉन्ड बनाएगा तो अपना पी आर्टिकल ही यूज करेगा, अपना पी आर्टिकल ही यूज करेगा। इसका मतलब उसका क्या होगा, पी, और फास्फोरस का क्या हुआ, डी। अभी और आगे एक्सप्लेन करेंगे, ये यहाँ की ओर समझा रहे हैं, आगे और कैसे जाएंगे इस पर चर्चा करेंगे। और वैसे अगर फास्फोरस का हाइब्रिडेशन sp3 है, फास्फोरस का हाइब्रिडेशन क्या है, sp3 है, और पाई बॉन्ड बना है तो p पाई d पाई, तो क्या होगा, p पाई क्या होगा, d पाई d होगा। अभी लिखा देंगे इसको, ठीक है। चलो SO3 ये 3 मॉलिक्यूल जोड़कर H3O9 बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं। अब SO3 क्या है, ये साइक्लिक नहीं है, लेकिन H3O9 क्या है, साइक्लिक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। कितने हुए, सारे ऑक्सीजन हुए कि नहीं, सिग्मा कितना, 12 पाई कितना, 6, ठीक है। SOS 1 कितना, SS1 0। हाइब्रिडेशन क्या बोलोगे, कितने सिग्मा, 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा, 4 आर्टिकल, एक S3 P, एक S3 P, ठीक है। तो एक S3 P हो गया। यहाँ पर P पाई कहा जाए, मतलब ये जो पाई बॉन्ड है, ये कैसा बॉन्ड है, क्या बोलना चाहोगे, हाँ भाई, दिमाग क्लियर करो कि सारे पी आर्टिकल तो हाइब्रिडेशन में भाग ले लिए, तो कोई पी आर्टिकल बचा, तो सल्फर का जो भी आर्टिकल है वो क्या है, डी, और ऑक्सीजन का क्या है, ई। तो डी पाई मतलब यहाँ पर कैसा बॉन्ड बना है, डी पाई, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर O3 है, बहुत कठिन यहाँ पर बताया, सरल हो जाएगा। O3 में कितने सिग्मा कितने पाई, इसको क्या बोलेंगे, ऐसे, इसको लोग ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे
इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं ना। तो ध्यान दो, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, ये आपके इसका पूरा नहीं हुआ, ये बीच वाले ऑक्सीजन का इधर का पूरा हो गया, ये अपना 2 डोनेट कर दिया। कैसा बॉन्ड है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को लोग सिंगल बॉन्ड मानेंगे। क्या मानेंगे? तो सिंगल बॉन्ड मान रहे हैं तो यहाँ पर 1 सिग्मा, 2 सिग्मा और पाई कितना हो गया? सिग्मा कितना? 2, पाई कितना? 1। लेकिन ये SO2 इसको थोड़ा ऊपर कर रहे हैं। SO2 में अगर बात किया जाए तो बताएगा सल्फर गैस ऑक्सीजन के ही परिवार का है ना। तो ये ध्यान दो, ये ऑक्सीजन के साथ शेयर किया, आपके पूरा हो गया। तो जैसे ये ऑक्सीजन डोनेट किया है, इस ऑक्सीजन को उसी तरह से इसको भी डोनेट कर देना चाहिए, लेकिन डोनेट नहीं करेगा, शेयर करेगा। ये भी वही कोऑर्डिनेट बॉन्ड जैसा ही है, लेकिन इसको क्या मानेंगे? डबल बॉन्ड। क्या मानेंगे? डबल बॉन्ड। यहाँ पर सिग्मा कितना? 2, पाई कितना? 2। अब यहाँ पे अभी हम केवल आपको यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है, लोन पेयर है ना, लोन पेयर को भी गिनते हैं। इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन तुरंत आएंगे, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन जाएंगे तब ये सारी चीज नहीं बनाएंगे। यहाँ पर ये लोन पेयर है ना का, तो लोन पेयर को भी गिनते हैं। तो सिग्मा कितने हो गए? सिग्मा 1, 2 और लोन पेयर को भी 1 मान लिए, तो कितना हो गया? 3। तो इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए? sp2 होना चाहिए। अब बताओ पाई कितने हैं? पाई हैं 2 है ना। अब बताओ ये जो पाई बॉन्ड है, p पाई d पाई है, d पाई p पाई है, कैसा है? कितने हैं यहाँ पे? कितने हैं? 2 पाई बॉन्ड है ना। अब दिमाग के हाथ लगाना है कि हाइब्रिडाइजेशन में कितने p ऑर्बिटल यूज हुआ है? 2 यूज हुआ ना। इसका मतलब 1 p ऑर्बिटल बचा है जो हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं लिया है। इसका मतलब वो पाई बॉन्ड बनाया होगा। तो क्या बनाया होगा? तो किसका? सल्फर का। हम मान लेते हैं कि ये जो बॉन्ड है ये यहाँ पर p पाई, और ऑक्सीजन तो वैसा p होगी ही होगा, कोई इसके पास p ही नहीं है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? p पाई। अब 1 p, ध्यान देना 2 p तो हाइब्रिडाइजेशन में भाग ले लिए, 1 p पाई बॉन्ड बनाने में भाग ले लिया। अभी 1 p और है ना, मतलब 1 पाई और है, तो ये कौन बनाया है? d पाई p पाई। क्या हो गया भैया? d पाई p पाई हो गया। तो ये हो जाएगा d पाई p पाई, इधर से अगर पढ़े तो d पाई। यहाँ पर बताओ ये SO3, यहाँ पर तो ये भी कितने सिग्मा पाई भैया हो गए? यहाँ पर 2-3 पॉइंट हमें नोट करके लिखाना भी समझाते चल रहे हैं। अब बताओ कितने सिग्मा बॉन्ड हैं? तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? अब बताओ सिग्मा पाई बॉन्ड, सिग्मा पहले कितने हैं? 3 पाई कितने हैं? अब बताओ p पाई बॉन्ड कितने हैं? p पाई 1 है। d पाई p पाई कितना है? कितना है भैया? 2। d पाई p पाई कितना है? हाँ, ये चीज समझ में आए कि नहीं? यही है कहीं? हाँ, हाँ वापस बता रहे हैं। हम भैया ये बता रहे हैं, यहाँ होगा इसी के डायग्राम बना के समझाए। ठीक है, पहले तो डायग्राम बना के समझा रहे हैं, तो सीधे बता देंगे कैसे कर लेना। यहाँ पर sp2 है ना, ये p ऑर्बिटल कितने होते हैं? ध्यान दो, ये 1 तो s हो गया, मतलब इधर 1 s हो गया, ये 2 p हो गए, 3 p। अब ये 2 मतलब 1 s और ये जो 2 p थे तो हाइब्रिडाइजेशन में भाग ले लिए, और हाइब्रिड ऑर्बिटल कभी पाई बॉन्ड नहीं बनाते। तो कितने हाइब्रिड हुए? 1, 2, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गए। एक में यहाँ पाई बॉन्ड बना लिया, सिग्मा बॉन्ड बना लिया,
एक ने यहाँ सिग्मा बॉन्ड बना लिया और एक में ये लोन पेयर हो गया, 3 हो गए ना। अब ये जो एक पी आर्टिकल बच रहा है, ना तो बॉन्ड बनाया है सिग्मा, ना तो उसमें लोन पेयर है, इसका मतलब क्या करेगा, पाई बॉन्ड बनाएगा। तो ये किसका है, तो सल्फर की बात कर रहे हैं ना, तो सल्फर का ये एक पी आर्टिकल फ्री है पाई बॉन्ड बनाने के लिए। तो वही यहाँ पर दिखाया गया कि सल्फर का एक पी आर्टिकल ऑक्सीजन के एक पी आर्टिकल के साथ क्या किया, पाई बॉन्ड बना दिया। क्या किया, पाई बॉन्ड बना दिया, ठीक है। और अब एक 2 पी आर्टिकल तो हाइब्रिडाइजेशन में भाग ले लिए थे, एक पी आर्टिकल पाई बॉन्ड बना लिया, लेकिन पाई बॉन्ड अभी और बना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब जो पाई बॉन्ड बना रहा होगा वो कौन होगा, पी। पी तो सब खत्म हो गए, पी नहीं थे, इसका मतलब अब क्या आ गया होगा, पी आ गया। क्या आ गया होगा, पी। तो इसीलिए इसको में डी पाई पी पाई होगा, ऑक्सीजन का हमेशा पी होगा, उसमें सोचने नहीं है। वही सेम चीज यहाँ पर है, ध्यान दो, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, आपने sp2 मतलब 2 पी, बैठ जाओ बेटा, 2 पी आर्टिकल किसमें भाग ले लिए, हाइब्रिडाइजेशन में, 2 हाइब्रिडाइजेशन भाग ले लिए ना, इसका मतलब बचा 1 पी आर्टिकल। तो जो 1 पी आर्टिकल हुआ वो तो एक पाई बॉन्ड बनाएगा ना, तो इसका मतलब इनमें तीनों में से कोई भी एक पी पाई होगा। जैसे मान लेते हैं यही चीज, हम इसको मान लेते हैं कि ये क्या हो गया, पी पाई, और ऑक्सीजन तो पी पाई होगा ही। अभी 2 पाई और है ना, तो ये जो 2 पाई और हैं, अब तो सल्फर की 3 आर्टिकल थे, तीनों यूज हो गए, 2 यहाँ पर यूज हुआ हाइब्रिडाइजेशन में और 1 यूज हुआ पाई बॉन्ड बनाने में, तीनों खत्म हो गए ना। अब ये जो पाई बॉन्ड बन रहा वो सल्फर का कौन सा आर्टिकल आया होगा, डी। तो इसका मतलब ये जो है, ये अगर कहा जाए तो इसका तो पी पाई है, लेकिन इसका क्या हो गया, डी पाई हो गया। इसका एक डी पाई, इसका क्या हो गया, पी पाई हो गया। बात है ना। तो ये मतलब इस तरह से लोग पी पाई डी पाई। अच्छा, एक और चीज बताते हैं, अभी कुछ समराइज करना है, समरी नहीं कर पाए, तो ये हो गया इस तरह से। अगर पी पाई डी पाई पूछें, अब यहाँ पे फिर से आओगे, पाई बॉन्ड बनाने वाले एटम अगर सेकेंड पीरियड के मतलब उनका एटॉमिक नंबर 10 से कम है, 10 से क्या है, कम है, तो डी पाई बनेगा ही नहीं। वहाँ पर जो भी पाई होगा वो पी पाई डी पाई होगा, जो भी पाई बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा, पी पाई होगा। कब, जब पाई बॉन्ड बनाने वाले एटम किस पीरियड से हैं, मतलब एटॉमिक नंबर 10 से क्या है, कम है। ये ऐसा सोचो 10 से कम है, पीरियड में छोड़ दो, ठीक है। अगर 10 से ज़्यादा है, 10 से ज़्यादा है, तो 10 से ज़्यादा होगा तो मोस्टली सेंट्रल एटम होगा। तब वहाँ पर पॉसिबिलिटी क्या बनती है, पी पाई या पी पाई डी पाई। बात में ना। अब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो, हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3 है, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इसका मतलब कोई भी पी आर्टिकल हाइब्रिडाइजेशन के लिए मतलब बॉन्ड बनाने के लिए बचा है नहीं, तो जो बॉन्ड होगा पाई वो क्या होगा, डी पाई होगा। क्या होगा, जैसे फास्फोरस में अभी P2O5 में बताते हैं, P4O10 बताए थे, वो क्या था, पी पाई डी, मतलब डी पाई पी पाई। तो अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो सेंट्रल एटम का एटॉमिक नंबर 10 से ज़्यादा है तो डी पाई होगा, ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो इसका मतलब एक पी पाई होगा, बाकी जो होंगे सभी क्या होंगे, पी पाई डी पाई। अगर सेंट्रल एटम का एटॉमिक नंबर 10 से क्या है, ज़्यादा है, सेंट्रल एटम का एटॉमिक नंबर 10 से ज़्यादा है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तब वो जो है डी पाई पी पाई बन रहा है। एटॉमिक नंबर 10 से ज़्यादा है, हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो एक पी पाई बॉन्ड बनेगा, बाकी जो भी बनेंगे वो क्या होंगे, पी पाई डी पाई। अगर दोनों एटम जो बॉन्ड बना रहे हैं दोनों का मतलब एटॉमिक नंबर 10 से कम है तो पी पाई होगा। ध्यान दो,
यहाँ पर C और N के बीच में HCN है, यहाँ पर पाई बॉन्ड बन रहा है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 10 से ज्यादा कम, नाइट्रोजन का 10 से कम, तो पी पाई बात में ना, तो नोट करके लिख लीजिए, इसको ऊपर कर देंगे। atomic number of atom having pi bond less than 10, then it is p pi. Like this is O3, ये BF3 में कल बैक बॉन्डिंग बताया था क्या? ये ध्यान दो, ये बैक बॉन्डिंग यहाँ पर कल समझाया था ना, ये तो यहाँ पर भी पी पाई होगा। Atomic number of central atom greater than 10 and hybridization is sp2, 1 pi bond is p pi. Other are d pi p pi. If hybridization sp3 R d pi p pi, R d pi p pi, ठीक है। तो अगर हाइब्रिडाइजेशन में sp2 है तो उसमें एक p pi क्या होगा? p pi होगा। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 नहीं है, sp3 है, तो सभी क्या होंगे? p pi p pi p pi। लिख लिया हो यहाँ पर, इसको करते हैं रिमूव करना है। चलो ये SO2 अभी हाइड्रेशन निकालना बताएंगे, परेशान मत होइएगा, हाइड्रेशन निकालते हैं सर यहाँ बताने लगे, अभी हाइड्रेशन निकालना बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर SO2 ऐसा करके आप दोनों समय कितने काम है? ये 2 ऑक्सीजन शेयर कर लिया, यहाँ 2 Cl शेयर कर लिया, कितने शेयर हो गए? 4 शेयर हुए ना। अभी 2 इलेक्ट्रॉन बच रहा है जो शेयर नहीं हुआ, हाइड्रेशन क्या बोलोगे? कितना बोलोगे? 1 2, इसको एक गिनेंगे, 2 पे गिनेंगे, 2 3 4, तो 4 हो गया। तो हाइड्रेशन क्या हो गया? यहाँ पर ये जो पाई बॉन्ड है कैसा है? सारे पी आर्बिटल तो हाइड्रेशन में भाग ले लिए, तो अब कोई पी आर्बिटल पाई बॉन्ड बनाएगा नहीं, तो एक ही पी पाई बॉन्ड है ना, मतलब बॉन्ड है, तो क्या होगा? डी पाई पी पाई होगा। इसका मतलब ये अगर आपसे कहा जाए कि ये बॉन्ड कैसा है, तो आप कहेंगे डी पाई पी पाई। बात समझ आ गई ना?
तो बस ये ध्यान देना कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है। अगर sp3 है तो p पाई बनेगा ही नहीं। sp2 है तो एक p पाई होगा, क्योंकि एक p आकर भी पाई बांड बनाने के लिए बचा है। बात क्लियर होगी? ये हो गया। एक लाइन और लिखाना था, पहले सुनो क्या लिखाएंगे। कोऑर्डिनेट बांड बनाने वाले एटम, दोनों एटम का एटॉमिक नंबर अगर 10 से कम है तो सिंगल बांड माना जाएगा। किसी एक का 10 से ज़्यादा है, स्पेशली सेंट्रल एटम का, तो उसको डबल बांड माना जाएगा। लिख लेंगे, शायद लिखवाए होंगे लेकिन काफी दिन हो गया तो भूल रहे होंगे। कोऑर्डिनेट बांड is treated as single bond if atomic number of both atoms less than 10. If atomic number of central atom greater than 10, then coordinate bond is treated as double bond. Coordinate bond is treated as double bond. तो अगर एटॉमिक नंबर सेंट्रल एटम का 10 से ज़्यादा है, सी मतलब सेंट्रल एटम केंद्रीय परमाणु का, उसे हम लोग क्या मानेंगे? डबल बॉन्ड। अभी जैसे O3 और SO2 में बताए थे, ठीक है ना? तो आज आपको बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ा दिए, सिग्मा पाई बॉन्ड पढ़ा दिए। अब 2-4-5 मिनट बच रहे हैं, उसमें कोई नया टॉपिक शुरू नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में होगा किसका? हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट लेक्चर क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन। जब आपको हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाएंगे और स्ट्रक्चर बनाना बताएंगे, शेप उसका हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे, और हाइब्रिडाइजेशन का एप्लीकेशन क्या है, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एनर्जी, इन सबको डिसाइड करने में। ठीक है ना? तो कल इतना टॉपिक कवर करेंगे। कल का टॉपिक और इम्पोर्टेंट होगा, थोड़ा पड़ जाएगा। ठीक है, चलो बंद करना।